बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ा ने मन, हम अपने कोर्स इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। मैंने आपके साथ बहुत सारी बातें की, आपके साथ बहुत सारे ख़यालात जो हैं वो शेयर किए, बहुत सारे ख़यालात का इज़हार किया। हमने बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में जाना, कारोबार, उसके हिस्से, उसके मुतल्लिक़ चीज़ें, उसकी इन्वायरमेंट और उसकी बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। अब वक्त आ गया है कि हम अपने इस कोर्स के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय को शामिल करें। आप लोग ये जानते हैं कि जो एकेडमिक एक्सपर्ट्स हैं और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, ये दोनों मिलें तो किसी भी डोमेन, किसी भी फील्ड का इल्म मुकम्मल होता है। तो आज इसी सिलसिले का जो पहला इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं, उस सिलसिले में मैंने आपकी तरह के एक यंगस्टर को अपने स्टूडियो में दावत दी है। अच्छा, अब ज़ाहिर है मेरी ऑडियंस के अंदर सिर्फ यंगस्टर्स तो नहीं हैं। हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की खूबसूरती ये है कि हमारी क्लास का जो गुलदस्ता होता है, जो हमारे स्टूडेंट्स का गुलदस्ता होता है, उसके अंदर तकरीबन हर उम्र के लोग होते हैं। तो आप ये समझिए कि जब मैंने यंगस्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो ये उम्र के लिहाज से भी है और जज्बे के लिहाज से भी है। अब उम्र आपकी कोई भी हो, अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपके जज्बे तो जवान होते हैं ना। तो आज मेरे स्टूडियो के अंदर जो शख्सियत हैं वो एक यंगस्टर हैं। दोनों हवालों से, अपनी उम्र के हवाले से भी, अपने जज्बे के हवाले से भी। ये मेरे कुलीग भी रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। अब ये इनका अपना स्टार्टअप है जो पिछले कुछ सालों से ये चला रहे हैं और बड़े अच्छे से चला रहे हैं। इनकी खूबी ये है कि ये डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। ये गुफ्तगू मैं भी आपके साथ कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आपके साथ इस जदीद दुनिया के मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए उस शख्स को दावत दूं जिसकी बोली, जिसकी ज़ुबान आप मुझसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझते हो। कहते हैं ना कि जो रमज़ होती है आप उसी की समझते हैं जिसकी रमज़ आप जानते होते हैं। तो जो एक हम उम्र होते हैं ना, वो एक दूसरे की बात ज़्यादा अच्छी समझते हैं। तो आइए, अब मैं ज़्यादा देर आपके और मेहमान के दरमियान रुकावट नहीं बनूंगा। तो आइए हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अपने मेहमान से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अक़दस। वालेकुम अस्सलाम। अक़दस, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पहले तो कुछ अपने बारे में बताएं, आपने कहाँ से पढ़ा, आपके वालिद क्या करते थे, फिर आज जहाँ तक आप पहुँचे हैं करियर की स्टेज तक, किन किन मंजिलों से गुज़रे हैं, आगे के क्या इरादे हैं। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर। मैं ग्रेजुएशन जो है वो मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से है। BBIT किया है मैंने मार्केटिंग में, और उसके बाद MBIT किया। और यूनिवर्सिटी टाइम से ही थोड़ा सा जो है ना, मुझे दोनों चीज़ों से, IT और मार्केटिंग से जो है ना, वो एक समझें इंट्रोडक्शन हो गया बेसिक। और वहीं से ही मैंने थोड़ा फ्रीलांसिंग की तरफ आ गया, थोड़ा एक आइडिया मिल गया, कुछ प्रोफेसर्स ने गाइड किया, कुछ स्टूडेंट्स जो साथ थे, दोस्त थे, उन्होंने कहा कि ये काम भी हो सकता है। तो वहीं से कुछ डिजिटल मार्केटिंग का पता लगा, वहीं से इन चीज़ों को स्टार्ट किया। फ़ादर का आपने पूछा, फ़ादर जो हैं वो मेरे टीचर थे, और उसी वजह से मेरा भी काफ़ी इंटरेस्ट था टीचिंग में। और मैंने जो है वो टीचिंग को ही, जब मैंने अपना MBIT किया, तो मेरा भी इरादा ये था कि मैं साथ साथ अपनी टीचिंग को भी कंटिन्यू करूं। तो उसी चीज़ को देखते हुए पहले मैं इंडस्ट्री का थोड़ा टच लेने के लिए निकला अपने MBIT के बाद। डिजिटल मार्केटिंग मैं साथ साथ करता जा रहा था, पार्शली मेरे साथ समझ लें एक वो जिसे कहते हैं पार्ट टाइम जॉब के तौर पे। लेकिन मैंने कुछ अर्सा जो है वो कुछ इंडस्ट्रियल जॉब में गुजारा, कॉर्पोरेट में गुजारा, जैसे निशात लिनन में कुछ टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद मैं डिजी स्किल्स जो है वो एक प्रोग्राम VU का ही लॉन्च हुआ, मैंने वहाँ पे उसको ज्वाइन किया। वहाँ पे भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो सर्विसेज थी, जो कोर्सेज थे, उसमें रहा। उसके अलावा जो एक वो फादर का एक वो था कि एकेडमिक्स का उनका भी शौक़ था, मेरा भी था, तो उसको देखते हुए मैंने फिर VU को भी ज्वाइन किया। और 5 साल मैंने VU में भी माशाल्लाह गुजारे। और वो अगेन एकेडमिक्स के साथ भी थोड़ा जो है ना वो शगफ रहा। फिर उसके बाद मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, मैं जो वो एंटरप्रेन्योरशिप और बिज़नेस के लिए मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट उस साइड पर है।
फिर मैंने अपनी जो है ना वो जॉब को खुदा हाफिज़ कहा और फिर मैं बिज़नेस की तरफ आ गया, अपने फुल टाइम बिज़नेस को अडॉप्ट कर लिया और एंटरप्रेन्योरशिप को साथ चलना शुरू कर दिया। ये जो कहते हैं कि जो नौकरी है, जॉब है, वो एक नशे की तरह होती है। ये नशा हमें भी लगा हुआ है, आपको भी लगा था। इस नशे से आपने निजात कैसे हासिल की? अच्छा, ये मेरे ख्याल से अंदर से ही आपको कोई फीलिंग रहती है जो हर वक्त आपको तंग करती रहती है कि यार आई थिंक आई कैन डू मोर, मैं ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, ज़्यादा अच्छा सोसाइटी के लिए सर्व कर सकता हूँ, अपने लिए कुछ बेहतर कर सकता हूँ। तो वो जो शायद फीलिंग होती है ना, वो हर वक्त आपको तंग करती रहती है। वो बस वो उस फीलिंग ने मेरी भी जान नहीं छोड़ी। और दूसरी एक और चीज़ जो मेरे केस में मैं कहता हूँ कि ज़्यादा बेनिफिशियल रही, वो ये था कि मेरा जो पीयर ग्रुप था, जॉब के बाद मैं जिन लोगों में जाके बैठता था वो सब बिज़नेस कर रहे थे, वो सब उनका बिज़नेस बैकग्राउंड था, वो बिज़नेस करते रहे थे और बिज़नेस कर रहे थे और डिजिटल मार्केटिंग से भी वो जुड़े हुए थे। वो चीज़ मुझे ज़्यादा पिंच करती थी कि जो आफ्टर द जॉब डिस्कशंस होती थी, उसमें मैं फ़ील करता था कि यार मेरे पास अब कुछ है नहीं एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, या मैं कुछ बेहतर एक वो आइडियाज़ आते थे यार ये अगर बंदा ये काम कर रहा तो आई थिंक मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ। बस वो चीज़ थी जो काफ़ी अरसे से करते 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 देन ऑब्वियसली ये कोई डिसीजन मैं किसी को भी एडवाइस नहीं करूँगा इस तरह से करना, अनलेस एंड अनटिल आप कुछ बैक अपना आपको पता हो कि अगर मैं जॉब छोड़ दूँगा तो एक सर्टन इनकम मेरी बनी हुई है जिससे मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। तो बस वो किचन इनकम को समझें ठोकर नहीं लगने दी। तो बाकी मैंने रिस्क तो लिया, लेकिन मैं बाकियों को भी एडवाइस करूँगा कि कभी भी किचन इनकम को आपने निगलेक्ट नहीं करना। ये ना हो कि आप एक जॉब कर रहे हैं, आपकी एक सर्टन किचन इनकम है तो आप इतना बड़ा रिस्क ले लें, क्योंकि लाजमी नहीं कि जो सक्सेस रेट देखा जाता है पाकिस्तान में स्पेसिफिकली एंटरप्रेन्योरशिप में और बिज़नेस में, वो बहुत हाई है, उसमें आपके फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो किचन इनकम को स्टेबल करके फिर आप रिस्क की तरफ जाएँ। इसका मतलब है कि लोगों की बातों में आए आप और फिर आपने अपनी नौकरी को छोड़ा, लेकिन आपने जो बात जिस तरफ तवज्जो दिलाई वो ये है, वो एक बड़ा प्योर एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर है कि आपने बहुत कैलकुलेटेड रिस्क आपने लिया, लेकिन उसकी कैलकुलेशंस भी आपके साथ थी। थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कि किस सेक्टर में आपका स्टार्टअप है और कितनी देर हो गई है और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है इस वक्त? अच्छा, मैं बेसिकली 2 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। एक तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है मेरी, उसमें हम काम कर रहे हैं। उसमें हमारे पास कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हम डिजिटल मार्केटिंग जो है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो करते हैं। उसमें स्पेसिफिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग है, और जो हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, अगर मैं अपनी खुद की एक्सपर्टीज़ बताऊँ, अपनी एजेंसी की एक्सपर्टीज़ बताऊँ, तो हमारी जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें मेटा, गूगल एड्स से लेकर टिकटॉक, ये सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। दूसरा जो चीज़ है वो हमने ई कॉमर्स के अंदर, क्योंकि हमारे बहुत से क्लाइंट्स थे जो इंटरनेशनली ई कॉमर्स के अंदर इन्वॉल्व थे और हम उनको मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे थे, तो ये आइडिया मुझे भी हिट किया कि वाई नॉट, कि अगर हम सर्विसेज दे सकते हैं तो हम खुद भी अपना एक वेंचर कर सकते हैं। तो मेरा जो पहला ब्रांड हमने स्टार्ट किया पाकिस्तान में, प्राइवेट लेबल ब्रांड, वो परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर है, फ्रेगरेंस इंडस्ट्री के अंदर। अच्छा, और कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। विद इन अ ईयर जो है वो हमने एक अच्छा मार्क क्रॉस कर लिया सेल्स में, जो कि पाकिस्तानी ई कॉमर्स में बहुत कम लोग उसको अचीव कर पाते हैं। अच्छा, ये बताओ कि उतने पैसे कम से कम कमा लेते हो जितनी नौकरी में तनख्वाह मिलती थी? अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप? पार्टनरशिप है। अच्छा, और कितनी देर हो गई पार्टनरशिप को? असल में जो एजेंसी रिलेटेड पार्टनरशिप है वो तो पार्ट टाइम बहुत अरसे से चल रही है, आप समझ लें कि वो तो कोई 5-7 साल से भी ज़्यादा हो ठीक गया है। है। और जो इसके लिए ई कॉमर्स के लिए उसको कोई साल के करीब हुआ होगा। ठीक है, कोई तलखी तो नहीं कभी पैदा हुई? नहीं नहीं, ये भी एक मैं पॉइंट वैसे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि पार्टनरशिप में आपका पार्टनर जो है वो उसका मिजाज आपके साथ मिले, ये बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत से ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसमें आप दोनों का क्लैश हो सकता है। तो वो उस क्लैश को आप बड़ी समझदारी के साथ एक अपनी दोनों की ईगो को साइड पर रखते हुए अपने गोल्स को और प्रॉफिट्स को और उन चीज़ों को सामने रख के अगर आप डिसाइड करें तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है। तो पार्टनर सेलेक्ट करना एक मुझे इफ्तिखार आरिफ का एक शेर याद आ रहा है कि कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो, इस दियार नूर में तीरा शबों का साथी हो, मैं झूठ भी बोलूं तो वो सच जाने, मेरे मिजाज के सब मौसमों का साथी हो। अब ऐसा कोई साथी मिल जाए तो फिर तो पार्टनरशिप बड़ी शानदार हो जाती है। अच्छा, हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अक़दस, हमारा आज का जो मरकज़ी मौजू है जिसके लिए हमने आपको दावत भी दी है और जिस पे मैं चाहता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं नए उनको रहनुमाई भी मिले, डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है। मुझे बहुत ख़त आते हैं एक और कोर्स में
हमारा जो कोर्स है उसके अंदर बहुत से ख़तूत आते हैं बच्चों के, और वो मुझसे पूछते हैं कि क्या डिजिटल मार्केटिंग के ज़माने में मार्केटिंग बाकी रह गई है या ख़त्म हो गई है। आप इस सवाल को कैसे एड्रेस करेंगे? आप मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के दरमियान कोई फ़र्क समझते हैं? दोनों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ समझते हैं? आपकी क्या इसके ऊपर राय? अच्छा, मेरे मुताबिक ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिल्कुल जुड़ी हुई है मार्केटिंग के साथ, डिजिटल मार्केटिंग के साथ। उसकी रीज़न ये है कि नो डाउट डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा है। हम अगर बीइंग अ बिज़नेस पर्सपेक्टिव से अगर मैं इसको देखूं और इसको मैं थोड़ा सा एकेडमिक से हट के डिस्कस करूं, तो मैं इसको इस तरह से लेके चलूँगा कि बीइंग अ मार्केटर हम ये देखते हैं कि अगर मैं सिर्फ अभी प्रमोशन की सिर्फ बात करूं, मार्केटिंग का एक जो चंक है प्रमोशन में, सिर्फ उसकी बात करूं, तो हम ये देखेंगे कि कस्टमर्स किस जगह पे ज़्यादा अवेलेबल है। तो कस्टमर बाहर भी निकलता है अपने घर से, वो मार्केट्स में भी जाता है। तो मेरे मुताबिक ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि कस्टमर्स का या ओवरऑल अगर आप देखें आजकल जो एक बिहेवियर है सबका कि हम फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम बाहर निकलने से ज़्यादा शायद फ़ोन यूज़ करते हैं। दिन में हर बंदे का अगर स्क्रीन टाइम आप भी अपने फ़ोन में देखें तो 3-4 घंटे का स्क्रीन टाइम है, उसमें सोशल मीडिया का भी एक स्पेसिफिक टाइम है। तो एज अ मार्केटर हम इस चीज़ को फोकस करेंगे कि ऑब्वियसली एक बंदा जो है वो डिजिटल मार्केटिंग पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो नो डाउट डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप ज़्यादा है। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी कहीं ख़त्म नहीं हुई। ये बिज़नेस में आने के बाद मुझे ज़्यादा रियलाइज़ हुआ, क्योंकि हमने बहुत से ऐसे काम किए जहाँ पे हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग का भी सहारा लिया, डिजिटल के होते हुए हमने ट्रेडिशनल का भी सहारा लिया। उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि अब जहाँ पे जो है वो फुटस्टेप ज़्यादा है, लोग ज़्यादा फुटफॉल ज़्यादा है, लोग ज़्यादा आते हैं, मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, हमने वहाँ पे भी कोशिश की कि हम वहाँ पे डिस्प्ले करें अपने ब्रांड को, क्योंकि रिकॉलिंग एक बड़ा जो है ना वो है कि कस्टमर के जहन में रहे कि यार ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है। एंड ऑल दो डिजिटल मार्केटिंग कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है, नो डाउट। तो हर बिज़नेस स्टार्ट वहाँ से ले सकता है, लेकिन इवेंचुअली उसको दोनों चीज़ों का किसी ना किसी सेंस में साथ लेके चलना पड़ता है। अच्छा, बहुत अच्छा आपने ये तवज्जो दिलाई। एक चीज़ मुझे और बताइए, फिर हम डिजिटल मार्केटिंग को थोड़ा डिग डीप करेंगे। आप बहुत अच्छा प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग पढ़ाते भी रहे और प्रैक्टिशनर भी आप काफ़ी देर से हैं। जो प्रिंसिपल्स हैं मार्केटिंग के, आपने देखा या आप क्या समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में वो प्रिंसिपल्स वैसे ही अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या डिजिटल मार्केटिंग में कोई नए प्रिंसिपल्स आ गए हैं? अच्छा, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सेम है। मतलब फॉर एग्जांपल प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ है, वो अगर एक लेमैन भी बना रहा है तो वो बेसिकली उन्हीं चीज़ों से गुजर रहा है। वो स्किमिंग को भी देख रहा है, वो कंपेटिटिव प्राइसिंग को भी देख रहा है, वो हर चीज़ को देख रहा है। जो हम 4 पीस पढ़ते हैं वो सेम है। मैं अगर ई कॉमर्स की बात करूँ तो आपने अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। सबसे ई कॉमर्स में सबसे प्राइवेट लेवल में अगर आप जा रहे हैं तो सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट राइट चूज़ कर ली। अगर आपकी प्रोडक्ट सही सिलेक्ट हो गई है तो फिर आपका समझे 50-60% काम हो गया। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन सेम उसी तरह से चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में प्लेटफॉर्म्स ऐड हो गए हैं, हम एआई का सहारा लेना शुरू कर दिया है, हमने कंपेटिटिव एनालिसिस ज़्यादा बेहतर करना शुरू कर दिया है, रिपोर्ट्स निकालना शुरू कर दी हैं, वो बेहतर तरीके से करना शुरू कर दिया है। आप समझ लें टूल्स और टेक्निक्स जो है ना वो इम्प्रूव हो गई हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर तो वही है जो प्रिंसिपल मार्केटिंग में पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैं कहूँ तो 90% सिमिलर है, 90-95% सिमिलर चीज़ें। फिर बदला क्या है? बदला है प्लेटफॉर्म्स, बदली हैं टेक्निक्स, बदला है कि लोगों को टारगेट करने का तरीका। अच्छा, अच्छा, थोड़ा सा बस मैं ये चाहूँगा कि आप ये बताएं कि आपने क्या समझा है, क्या है डिजिटल मार्केटिंग? सर, डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली ये है कि आप बगैर किसी जगह पे गए, मैं एज अ बिजनेसमैन अपने सिस्टम को यूज़ करते हुए अपनी प्रमोशन लोगों के सेल फोन्स तक कर रहा हूँ। मुझे फ़िज़िकली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कस्टमर को फ़िज़िकली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है एज अ सेलर कि मैं मैक्सिमम लोगों तक रीच आउट करूँ। अगर पाकिस्तान में 6 करोड़ मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं तो मेरा मैक्सिमम गोल ये होगा कि मैक्सिमम लोगों तक जाऊँ और अपनी रेलेवेंट ऑडियंस तक जाऊँ। जो मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ मैं उस रेलेवेंट ऑडियंस तक जाऊँ। और कस्टमर जो है उसका ये पर्सपेक्टिव है कि वो ऑनलाइन बैठ के अपने घर से बैठ के अपने फ़ोन से उसको प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करे, प्रोडक्ट्स को जो है वो देखे, कैटलॉग्स को सर्च करे। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मेरा ख्याल से ये चीज़ इम्प्रूव हो गई है कि मेरे लिए कस्टमर तक एक्सेस करना बहुत आसान हो गया।
अच्छा, तो अगर थोड़ा सा मुझे समझाइए डिजिटल मार्केटिंग के पैराए में कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है उसको हम डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा समझें या उसको अलहदा समझें? अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग तो पूरा एक समंदर है, सोशल मीडिया मार्केटिंग उसका एक पार्ट है। सोशल मीडिया और डिजिटल को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ आपको, तो वो इस तरह से होगा कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। अगर मैं उसको कुछ बड़े जो पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल एसईओ उसका एक पार्ट है। अब एसईओ सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं है, वो सर्च इंजन से रिलेटेड चीज़ है। फिर उसके अलावा आपके पास एफिलिएट मार्केटिंग आ जाता है। फिर उसके बाद आपके पास सर्च इंजन मार्केटिंग आ जाता है। उसके अलावा आपके पास वेब डेवलपमेंट आ जाता है। वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट समझा जाता है। उसके अलावा भी बहुत सी फील्ड्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में फॉल कर रही होती हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेसिफिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मैं मेटा पे एड्स चलाना चाह रहा हूँ, मैं मेटा पे अपनी प्रमोशन करना चाह रहा हूँ, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाएगी। लेकिन अगर मैं गूगल एड्स लाना चाह रहा हूँ, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं कहलाएगी, क्योंकि गूगल सर्च इंजन है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं। वहाँ का जो टेक्निक्स एंड टूल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। अगर मैं वो जैसे पुश एंड पुल वाली जो स्ट्रैटेजी थी ना, हम उसको अगर देखें तो सोशल मीडिया पे मैं लोगों तक रीच आउट कर रहा हूँ। गूगल एड्स में क्या हो रहा है कि लोग कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, मैं उस कीवर्ड को पहले से अज्यूम करके लोगों को टारगेट कर रहा हूँ कि अगर ये बंदा कीवर्ड सर्च करेगा तो मेरा रिजल्ट टॉप पर आएगा। तो सर्च इंजन मार्केटिंग एक अलग डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, सोशल मीडिया एक अलग पार्ट है। सोशल मीडिया में हम स्ट्रैटेजीज़ को डिफरेंटली लेके चलते हैं और सर्च इंजन मार्केटिंग पर डिफरेंटली लेके चलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग आप समझ लें एक बिग अम्ब्रेला है और उसके अंडर आप सोशल मीडिया को सवर कर। अभी आपने कुछ टर्म्स, कुछ इस्तिलाहात इस्तेमाल की, मैं चाहूँगा कि मेरी ऑडियंस के लिए आप उनके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए, मेरे इल्म में भी इजाफ़ा कीजिए और जो हमें देख रहे हैं हमारे जो नाजरीन हैं उनको भी उसका फ़ायदा हो। एक तो आपने SEO का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसके बारे में थोड़ा सा खोल के बताइए इसको। ठीक है, SEO जो है वो बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। गूगल का जो फर्स्ट पेज है उसको सर्प बोलते हैं, SERP, सर्च इंजन रैंकिंग पेज। बड़ी फेमस कोट है और मज़ाक में भी कहा जाता है कि अगर किसी ने कोई डेड बॉडी छुपानी है, गूगल के सेकंड पेज पे छुपा दे। कि लोग फर्स्ट पेज पे रहते हैं, सेकंड पेज पे कभी भी नहीं जाते। अच्छा। ये इंटरनेट की लैंग्वेज में एक बहुत फेमस मीम भी है और ये बड़े जो है ना वायरल है ये चीज़। उसकी रीज़न ये है कि हर बंदा जब सर्च करता है उसका होता है कि पहले 10 रिजल्ट में उसको उसका पसंदीदा जवाब मिल जाए। अब अगर मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, एक स्पेसिफिक कीवर्ड है, आप भी मैं भी डेली बहुत सी सर्चेस गूगल पे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर रहा हूँ बेस्ट क्लोथिंग ब्रांड इन पाकिस्तान, ये मैंने एक कीवर्ड सेलेक्ट किया। अब इस कीवर्ड के ऊपर मैंने एज अ मार्केटर रिसर्च की और मुझे पता लगा कि पाकिस्तान में ये कीवर्ड एक महीने में 1 लाख लोग सर्च कर रहे हैं। तो मेरे लिए 1 लाख ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने का जरिया है अगर मैं उस पेज पे रैंक कर जाता हूँ। उस फर्स्ट पेज पे नॉर्मली 10 लिंक्स होते हैं, 10 आपके पास लिंक्स होते हैं। अब उन लिंक्स में अगर कहीं मैं रैंक कर जाता हूँ तो वो 1 लाख में से एक चंक मुझे भी मिल जाएगा, वो जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है। अगर मैं टॉप 2-3 पे रैंक करूँगा तो हो सकता है 40-50% ट्रैफिक मैं ले जाऊँ। बाकी ब्रांड्स या बाकी जो मेरे साथ लिंक्स आ रहे हैं वहाँ पे या बाकी साइट्स जो आ रही हैं वो भी कुछ ट्रैफिक का चांस। सॉरी, मैं आपको आपकी कथा कलामी के लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया ऑर्गेनिक ट्रैफिक का। ऑर्गेनिक फूड का तो हमने सुना था, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने पढ़ा था। कोई ट्रैफिक इनऑर्गेनिक भी होती है क्या? इससे क्या क्या मतलब है? मैं इसको डिजिटल मार्केटिंग की जो ये टर्म है इसको मैं 2 चीज़ों में हम डिवाइड करते हैं। एक है पेड मार्केटिंग के थ्रू जो कस्टमर्स आ रहे होते हैं, जो लोग आ रहे होते हैं। एक है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक ये है कि मैंने किसी को पुल नहीं किया कि वो आए मेरे पास, वो खुद अपनी विल पर आ रहा है और वो अपने एक इंटेंट पे कोई कीवर्ड ऐड करके सर्च कर रहा है। मैंने नहीं उसको पुश किया कि वो मेरे पास आ जाए या मेरे से मार्केटिंग करवा ले या मेरे रिजल्ट्स को देखे। तो वो मेरे लिए ऑर्गेनिक ऑडियंस है कि वो खुद ब खुद मेरी साइट पर आ रहा है और उसको ये फील भी नहीं आ रही कि वो शायद किसी प्रमोशनल चीज़ को देख रहा है। उसको लग रहा है कि वो अपनी एक रिसर्च कर रहा है जिसके मुताबिक उसने कोई चीज़ ऑर्डर करनी है या उसको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जो पेड चीज़ है वो ये है कि मैं ऐड रन कर रहा हूँ, कस्टमर को भी पता है ये एक एडवर्टीजमेंट है, ये स्पॉन्सर्ड लिंक है, कस्टमर का इंटेंट चेंज हो जाएगा। ऑर्गेनिक में कस्टमर का इंटेंट कुछ और है, पेड में कुछ और हो जाएगा इंटेंट। तो ये 2 डिफरेंस है। तो एक प्रमोशनल हमारे पास ऑडियंस आ गई, हमारे पास ऑर्गेनिक। मुझे समझ आ गई, ठीक। आप SEO बता रहे थे। हाँ, ऑर्गेनिक ऑडियंस को मैक्सिमम हम तरीके से गूगल पे कैप्चर करते हैं मल्टीपल कीवर्ड के साथ।
उसमें हम लोग बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं। अगर एसईओ को मैं फर्दर ब्रेक डाउन करूँ तो एसईओ में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक हमारे पास आती है ऑन पेज एसईओ, एक टेक्निकल एसईओ, एक ऑफ पेज एसईओ। गूगल का एक सर्टन क्राइटेरिया है। मैं गूगल की बात भी मैं क्लियर कर दूँ इसलिए कर रहा हूँ कि दुनिया में 97% गूगल यूज़ होता है। ठीक। बाकी भी सर्च इंजन है, याहू है, बिंग है, बहुत और सर्च इंजन हैं जो यूज़ होते हैं, मैं उनकी भी बात नहीं कर, मैं सिर्फ गूगल की कर रहा हूँ। ठीक। गूगल का एक सर्टन क्राइटेरिया है कि हमने किन रूल्स की बेसिस पे हमने साइट को रैंक करना है। वो जो चीज़ें हैं, वो जो एल्गोरिदम है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, और उसके मुताबिक आप रैंक करवाएं साइट को। उसमें 2 माह भी लग सकते हैं, 4 माह, 6 माह, साल भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन कीवर्ड के अगेंस्ट कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो गूगल का वो जो सर्टन क्राइटेरिया है उसको मीट करते हुए जब आप अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं तो वो बेसिकली एसईओ कहलाता है। आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कर लिया ताकि वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक को ले सके और गूगल की किसी रैंकिंग में फॉल कर सके। उसमें हम कीवर्ड रिसर्च से स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं जो हमारी ऑर्गेनिक ऑडियंस सर्च कर सकती है, हमारी ऑडियंस के इंटेंट को मैच कर सकते हैं। हम उन कीवर्ड्स के ऊपर कंटेंट डेवलप करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। वो जो कंटेंट उन कीवर्ड्स के मुताबिक डेवलप किया है वो बेसिकली हमारी ऑन पेज एसईओ कहलाता है। ठीक। फिर कुछ रोबोटिक फाइल्स होती हैं जिनको हमने ब्लॉक करना होता है, जिनको अलाउ करना होता है, जिनको टेक्निकली समझें कि कोडिंग के अंदर हमने कुछ चेंजेस करने होते हैं ताकि गूगल इंडेक्स कर ले उसको। इंडेक्स का मतलब ये है कि गूगल उसको अपने साथ शामिल कर ले, अपने पास उसका डेटा स्टोर कर ले। तो वो जो चीज़ है जिसको हमने देखना होता है वो टेक्निकल एसईओ कहलाती है। तीसरे नंबर पर आ जाती है हमारे पास ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ ये होता है, गूगल का एक क्राइटेरिया है कि देखें, जैसे मैं कहता हूँ ना कि मेरा वोट है फलां पॉलिटिशियन के लिए, तो गूगल कहता है कि जितनी किसी वेबसाइट को वोट मिले होंगे, मैं अगर इसको लेमैन लैंग्वेज में बताऊँ तो वो, और जितना इसको वोट मिले होंगे इस वेबसाइट को उतना मैं इसको रैंक करूँगा। तो बहुत से लोग नेचुरल वोट कर डलवाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बैकलिंक्स डलवाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी साइट इतनी वायरल होगी कि मुझे फोर्ब्स ने टैग किया, मुझे पाकिस्तान में जंग ने टैग कर दिया, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने टैग कर दिया, किसी बड़ी साइट से मुझे बैकलिंक मिल गया। इसको टेक्निकल टर्म में वोट को बैकलिंक अगर मैं कहूँ तो बैकलिंक मिल गया हमें, तो वो बैकलिंक से गूगल की नज़र में हमारी अथॉरिटी बिल्ट होती रहती है। तो वो हमारी साइट की 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक एसईओ के टर्म में बोलते हैं डीए और एक बोलते हैं पीए। डीए इज़ डोमेन अथॉरिटी। विद पैसेज ऑफ टाइम जितने हमें वोट्स मिलते रहते हैं हमारी डोमेन अथॉरिटी बनती जाती है और हम रैंकिंग में ऊपर आते जाते हैं। और पेज अथॉरिटी ये होती है कि हमारा कौन सा पेज कितनी अथॉरिटी पे काम करे, किस पेज को कितने बैकलिंक्स मिले हुए हैं। तो ये बेसिकली फिर सोशल सिग्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कितने सोशल मीडिया पेजेस पे हमारा जिक्र हो रहा है। वो सारे जो कीवर्ड्स हैं गूगल उन सबको स्टडी कर रहा होता है, गूगल का एल्गोरिथम, और उसकी बेसिस पे हमें रैंकिंग मिल रही है। अच्छा, ये आपने लफ्ज़ एल्गोरिदम इस्तेमाल किया, ये डिजिटल मार्केटिंग में, मीडिया में ये लफ्ज़ अब भी इस्तेमाल होता है। इससे पहले तो ये हम इसको कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल होता देखते थे। मुझ जैसे आम आदमी के लिए क्या आप एल्गोरिदम को थोड़ा खोल के बयान कर सकते हैं, ये क्या है? एल्गोरिथम बेसिकली वो रूल्स हैं जो डिज़ाइन किए हैं किसी भी प्लेटफॉर्म ने कि हमारे इन रूल्स के मुताबिक आप इस तरह से रैंक कर सकते हैं। उन्होंने वो खोल के आपको भी बता दिए, अपने एल्गोरिथम को इस तरह से डिज़ाइन किया है उन्होंने। आप समझ लें कि एक समझें कि एक सॉफ्टवेयर ऐसा डिज़ाइन कर लिया उन्होंने कि जिसके मुताबिक आप उनसे कोई भी सर्विस ले सकते हैं। अगर मैं पेड प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ, मेटा एड्स की बात करूँ, तो उन्होंने एक एल्गोरिथम डेवलप किया हुआ जिसके मुताबिक वो हम कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, जिसके मुताबिक हम जो है कस्टमर तक रीच आउट कर सकते हैं। तो वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो उन्होंने अपने रूल्स को बेसिकली, जो अगर हम वर्बल रूल्स के हैं उनको टेक्निकल टर्म में चेंज करने के लिए उन्होंने वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। ये कोई कंडीशनिंग हो जाती है? Exactly, सॉर्ट ऑफ कंडीशनिंग हो जाती है। बिल्कुल ठीक। चलें आगे बढ़ते हैं। आपने एसईओ के साथ एक एफिलिएट मार्केटिंग की इस्तेलाह भी इस्तेमाल की थी। मुझे लग रहा है कि ये भी थोड़ा खोल के बयान करनी चाहिए आपको। एसईओ और एफिलिएट मार्केटिंग काफ़ी हद तक इंटरलिंक्ड भी हैं। इंटरलिंक्ड इस सेंस में है कि एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली तो जो वर्ड से क्लियर है कि आप किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं और वो सर्टन पर्सन आपको एफिलिएट के अगेंस्ट कमीशन दे रहा है। मतलब मेरी एक प्रोडक्ट है, मैं कहता हूँ कि आप रिजवान साहब उसको प्रमोट करें, आपके थ्रू जितने कस्टमर मेरे पास आएंगे मैं आपको एक सर्टन कमीशन दूंगा उसके ऊपर। तो बहुत सी साइट्स हैं हमारे पास, जितनी ई कॉमर्स साइट्स हैं, जितनी बड़ी साइट्स हैं, सब अमेज़ॉन से लेके दराज से लेके हर तरह की साइट अपना एफिलिएट लिंक देती है कि आप हमारी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। जो कस्टमर आपके लिंक के थ्रू हमारे पास आएगा, हम उसको जो भी बाय करेगा हम उस अमाउंट के ऊपर आपको सर्टन कमीशन देंगे। वो एफिलिएट मार्केटिंग अब वो आपने किस तरह प्रमोट करनी है। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपके सर्टन नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स हैं, आप उनके थ्रू वो प्रमोट कर सकते हैं। आप एसईओ करके
एक वेबसाइट ऐसी बना सकते हैं जिसके ऊपर आप रिव्यूज़ दें और लोगों को लगे कि यार ये बंदा बिल्कुल ठीक रिव्यूज़ दे रहा है। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, आप जैसे एक वेबसाइट है हेल्थ लाइन। आप अक्सर कुछ मेडिकल सर्च करते तो आपको हेल्थ लाइन लाजमी टॉप पे मिलती है, यूएस बेस्ड साइट है। उसके वो बहुत सी एफिलिएट्स को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा बहुत सी साइट्स हैं, टेक की, गैजेट्स की बहुत सी साइट्स हैं कि नया आईफोन आ रहा है तो उसके पहले से ही रिव्यूज़, उसके वो कैसा होगा, उसके फीचर्स क्या होंगे, ताकि लोग उनके लिंक से जाके बाय करें तो कमीशन उस वेबसाइट को मिले। तो एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली, तो अगर मैं उसको शॉर्टली डिफाइन करूँ तो वही है। हाँ, ये तो ऑन ग्राउंड मार्केटिंग में भी बिजनेसेस ब्रांड्स करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उनकी दिलचस्पी होती है कि उनकी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बिके, तो वो लोगों से कहते हैं जो भी बेच ले, जो भी रेफ़र कर दे बायर को, हम उसको कमीशन, उसका कमीशन या उसकी हम कॉम्पनसेशन दे हाँ, देंगे। यहाँ पे बस ये है कि डिजिटली है, डैशबोर्ड आपके पास होता है, कोई आपसे चोरी नहीं कर सकता, कोई छुपा नहीं सकता। आपको पता है कि आपके कितने सेशंस क्रिएट हुए, कितने लोगों ने आपके एफिलिएट लिंक को यूज़ करते हुए सेशन क्रिएट किया, आपके डैशबोर्ड में हर सारे स्टैट्स आ रहे होते हैं, और कितने लोगों ने उसमें से बाय किए। उससे आपको भी आइडिया हो जाता है कि मैंने कितना इंप्रूव करना है, और कोई मतलब छुप नहीं सकता इसमें, या कोई चोरी नहीं हो सकती। ट्रांसपेरेंसी आप कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी कि बहुत डिजिटल दुनिया में बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, जो सर्च इंजन मार्केटिंग का आपने जिक्र किया था, वो एसईओ से मुख्तलिफ है या वही चीज़ है? बिल्कुल, वो जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग, उसमें ये डिफरेंशिएट हो रहा है कि ऑर्गेनिक में अगर हम बात करें रैंक करने की तो एसईओ आ रही है। अगर वही जो 10 रिजल्ट्स हैं गूगल सर्च इंजन रैंकिंग पेज के, सर्फ के जो पहले 10 रिजल्ट्स हैं, मैं उसमें ऑर्गेनिकली फॉल नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं इन कीवर्ड्स पर ट्रैफिक तो बहुत अच्छी है, क्लोथिंग जो बेस्ट क्लोथिंग ब्रांड इन पाकिस्तान में सर्च कर रहा हूँ, इस पर ट्रैफिक तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें जल्दी जल्दी रैंक कर जाऊँ, मुझे 6 माह 8 माह ना लगे, मैं गूगल की एल्गोरिदम में ना जाऊँ, उसकी ऑर्गेनिकली ना करूँ, तो फिर मैं पेड मार्केटिंग की तरफ आऊँगा। जब मैं पेड मार्केटिंग की तरफ आऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि टॉप पे पहले 2-3 रिजल्ट्स में मेरा कहीं पे ऐड शो हो और लोग उसके थ्रू मेरे तक आएँ, तो वो फिर पेड मार्केटिंग की तरफ चला जाएगा। तो वो सर्च इंजन मार्केटिंग उसमें फॉल करता है। उसके अंदर सिर्फ गूगल का पेज नहीं आता, उसके अंदर गूगल की जो एक और प्रोडक्ट है यूट्यूब, उस पे जो एड्स चलती हैं, वो वीडियो एड्स, वो भी इसी का पार्ट है, सर्च इंजन मार्केटिंग का पार्ट। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आता है, ये जो एसईओ है, एसईएम है और एफिलिएट मार्केटिंग है, ये कोई करियर चॉइसेस भी हो सकती है यंगस्टर्स के लिए? इससे कोई अर्निंग भी कोई लोग कर सकते हैं? बिजनेस तो ठीक है, प्रमोट हो रहा है, लेकिन क्या इंडिविजुअल्स के लिए इसमें कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी होती है? बिल्कुल होती है, और आप जो है वो बहुत सी ऐसी एजेंसीज इस वक्त दुनिया में काम कर रही हैं जो स्पेसिफिकली नीश बेस्ड हैं। वो नीश उन्होंने सेलेक्ट कर ली है पहले दिन से कि हम सिर्फ एसईओ में काम करेंगे, और वो एसईओ के क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हर बिज़नेस ये काम इन हाउस नहीं कर सकता, और हर बिज़नेस की ख्वाहिश ये होती है कि गूगल पर रैंक करे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक को लेकर आए, पेड मार्केटिंग को लेकर आए। तो ऑब्वियसली कोई भी यंगस्टर अगर इन तरह की स्किल्स को सीखता है तो इन फ्यूचर वो अपनी सर्विसेज को सेल करके भी पैसे कमा सकता है। अपना ब्रांड बना लेगा तो वो भी उसके लिए आसानी हो जाएगी कि वो किसी एजेंसी को सर्टन नंबर ऑफ जो अमाउंट है वो पे करने से बच सकता है, और वो खुद अपनी मार्केटिंग कर सकता है। ठीक है, अभी आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान फरमाया कि ये जो वेब डिज़ाइनिंग या चीज़ है, ये भी डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। इसको थोड़ा खोलेंगे आप? मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। असल में ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। अगर बिज़नेस अपना स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैंने स्किन केयर की एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, और मैं वो उसको लॉन्च करना चाह रहा हूँ, तो उसको लॉन्च करने के लिए मेरी जो सबसे पहली चीज़ होगी, प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ के बाद, मैंने उसकी कोई प्लेस डिसाइड करनी है, कोई कहीं पे कोई वेबसाइट बनानी है जहाँ पे लोग विज़िट कर सकें, जहाँ पे लोग आ सकें, जहाँ पे लोग उसको मेरी प्रोडक्ट्स को देख सकें। तो वो वेबसाइट बनाना, उसको सारे सोशल मीडिया के साथ लिंक करना, ये भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। वेबसाइट के लिए लाजमी नहीं कि वो ज़माना गुजर गया कि हम कहें कि हमें जो है ना कोडिंग की स्किल रिक्वायर्ड है। अब CMS बेस्ड सोल्यूशन है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स इनको बोलते हैं। इसके अंदर आपके पास इस वक्त जो मार्केट में 2 बड़े सिस्टम्स हैं, जो सबसे ज़्यादा शेयर इस वक्त दुनिया में है, वो वर्डप्रेस का है। वर्डप्रेस पे आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप से अपने ब्लॉग्स बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, आप अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे ई-कॉमर्स वेबसाइट पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा एक प्लेटफॉर्म पे चल रही है वो है शॉपिफाई। मेरे अपने भी स्टोर्स जो चल रहे हैं वो शॉपिफाई पे चल रहे हैं। शॉपिफाई जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू कोई भी लेमैन सीख के उसको वीडियो बना सकता है। कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, कोडिंग की स्किल होगी तो उसको बहुत इम्प्रूव कर सकता है, उसकी स्पीड बेहतर कर सकता है, लेकिन वो बना सकता है वेबसाइट अपनी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी इसके साथ आपने अभी एक इन्फ्लुएंसर की टर्म आपने इस्तेमाल की थी, कि थोड़ा इसका हमारे ज़माने में
हमारा ज़माना भी आपका ही ज़माना है, लेकिन थोड़ा सा पहले शुरू होता है। तो हमारे ज़माने में ब्रांड एम्बेसडर्स, ब्रांड इंडोर्समेंट्स होती थी, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स होती थी। ये इन्फ्लुएंसर कुछ उस किस्म की चीज़ है, ये क्या है? बिल्कुल उसी किस्म की ही चीज़ है। होता ये है कि सोशल मीडिया मार्केट के ऊपर आप अपने फॉलोअर्स इंक्रीज़ करते हैं, आप अपना कंटेंट डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। वो किसी नीश के अंदर हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप जो है वो इस्लामिक इन्फ्लुएंसर भी आज का एक टर्म चली हुई है कि आप रिलीजियस वीडियोस को प्रमोट करते हैं, रिलीजियस वीडियोस शेयर करते हैं, रिलीजियस नॉलेज शेयर करते हैं। सर्टन नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स जब आपके हो जाते हैं तो आप या तो ब्रांड्स तक आउटरीच करते हैं, या फिर ब्रांड्स को जब आपका पता लगना शुरू हो जाता है, या बीच में कुछ एजेंसीज होती हैं जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनको कहते हैं कि मेरे पास जो भी आप प्रोजेक्ट लेकर आएंगे उसमें सर्टन शेयर आपका होगा। अब बेसिकली उस बंदे के पास अगर 1 मिलियन फॉलोअर हैं, 5 लाख फॉलोअर्स हैं, अब वो ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं, वो उसने किसी को फोर्स करके नहीं कहा कि मुझे फॉलो करो, वो ऑर्गेनिकली उसका कंटेंट प्रमोट हुआ, उसको फॉलोअर्स मिले, लोगों को उसका कंटेंट अच्छा लगना शुरू हुआ। अब ब्रांड्स उसके पास आ रहे हैं और उसके फॉलोअर्स के अगेंस्ट उसको पे कर रहे हैं कि अगर आपके इतने फॉलोअर्स हैं तो हम आपको इतना पे करेंगे। ब्रांड्स को इसमें ये फ़ायदा मिल रहा है कि अगर ब्रांड एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च की है फॉर एग्जांपल स्किन केयर की, और एक फीमेल इन्फ्लुएंसर है जो स्किन केयर और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस बनाती है, उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो मेरी प्रोडक्ट उस 1 मिलियन तक पहुंचाने का आसान तरीका ये है कि मैं उस जो इन्फ्लुएंसर है उसको सर्टेन अमाउंट पे करूँगा और मेरी प्रोडक्ट की प्रमोशन हो जाएगी। अगर 1 मिलियन लोगों तक रीच आउट हुआ है तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ कि एटलीस्ट 0.5% लोग बाय करेंगे। तो आप उसका 0.5% कैलकुलेट कर लें। ये तो ब्रांड इंडोर्समेंट ब्रांड एंडोर्समेंट ही है। इनको सोशल आप मीडिया में एक किस्म के आपके फॉलोअर्स की बेस पे आप अच्छा पे। यही काम मुझे याद है कि स्पोर्ट्स पर्सन्स को, बिल्कुल टीवी स्टार्स को, सिनेमा स्टार्स को कंपनीज अपनी चीज़ें बोलने के लिए कहती थी। तो वो यही काम, अब एक आदमी है जिसने अपने आप को इतना बुलंद कर लिया है कि उसकी एक लंबी लिस्ट है उसको फॉलो करने वालों की। तो अब आप उसकी जो एक कैप्चर्ड ऑडियंस है उसका फ़ायदा उठाने के लिए आप उसको कहते हैं, तो वो कमर्शियल कंटेंट ज़्यादा वो पेड होंगे, ज़ाहिर है, बिल्कुल। अच्छा, मैं लिटरेचर ज़्यादा, मैं तो मदरस हूँ, पढ़ने पढ़ाने से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं एक रोज़ पढ़ रहा था तो मैंने डी इन्फ्लुएंसर की एक टर्म भी पढ़ी। उसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? अच्छा, उसके बारे में मुझे कोई बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, लेकिन वो ये है कि अब लोग ना थोड़े से, अब लोग, ऑडियंस भी समझदार हो चुकी हुई है। लोग वो समझे वो पेड कंटेंट को ना भांप लेते हैं, वो उतनी इंगेजमेंट नहीं आती उस चीज़ के ऊपर। तो मेरा ख्याल से तो वो अब इन फ्यूचर उसका क्या स्कोप होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस पे मेरा बस ये चीज़। हाँ, उसमें थोड़ा सा आपकी इजाज़त से ज़रा आज के जो हमारी गुफ्तगू है उसके दुल्हा आप हैं, आप गुफ्तगू करनी है, लेकिन मैं भी एक तालिब इल्म के तौर पर आपकी इजाज़त से, वो उसका जो तसव्वुर मुझे समझ आया डी इन्फ्लुएंसर का, उसकी बुनियाद तो वही थी जो आपने अभी फरमाया कि जो इन्फ्लुएंसर्स की कमर्शियल एक्टिविटीज़ को लोग अब भांप लेते हैं और वो उनकी रेफरल्स को उतना नेचुरल नहीं समझते। तो डी इन्फ्लुएंसर्स का ये है कि ये अब वो लोग हैं जो प्रोज एंड कॉन्स दोनों आपके सामने रख देते हैं। एग्जैक्टली। इन्फ्लुएंसर्स से ये तासुर मिल रहा था कि ये इम्पल्स बाइंग को बढ़ा रहे हैं, और डी इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो आपको रैशनल बाइंग डिसीजंस की तरफ ला रहे हैं। वो भी इंडिविजुअल्स, लेकिन उनका काम यह है कि वो आपको अच्छा बुरा दोनों बताते हैं और फ़ैसला आपके ऊपर छोड़ देते हैं। अक्सर अपनी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं। आपके साथ ये गुफ्तगू करते हुए मुझे बरसग़ीर पाक व हिंद और कहना चाहिए कि मशरिक़ के गैर मामूली फ़लसफ़ी शायर और सियासतदान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के शेर का वो मिसरा याद आ रहा है कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो मुझे लगता है वो दौर आ गया है कि जिसमें जवान अब पीर से मुराद यहाँ पर पेराना साली है, यानी बड़ी उम्र के लोग हैं। तो लगता है कि अब जो उस्तादी है वो जवानों के पास चली। जितनी आप बातें बता रहे हैं, मुझे लगता है कि ज़्यादा उम्र के जो हम लोग हैं उनको उतनी बात नहीं, तो जवान अब लगता है पीरों के उस्ताद हो गए हैं। तो चलें, आपकी उस जवानों की उस्तादी से फ़ायदा उठाते हुए कुछ आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है, थोड़ा सोशल मीडिया मार्केटिंग को बताएं, और फिर उसके जो बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स हैं मैं चाहता हूं उस पर और उसकी स्ट्रेटजीज़ के बारे में गुफ्तगू। तो
ऐसी हो रही है कि दिल नहीं करता कि इसका ख़ात्मा कहीं पर हो, लेकिन हर चीज़ को फ़ना है, इस गुफ्तगू को भी फ़ना होना है, ख़त्म होना है। तो थोड़ा सा सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बताइए। अच्छा जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली ये है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग आते हैं और वो फ़न कंटेंट के लिए आते हैं, बेसिकली अपना कुछ टाइम जो है गुजारने के लिए कुछ फ़न कंटेंट कंज्यूम करेंगे, कुछ अपनी राय शेयर करेंगे, कुछ लोगों की राय पे कमेंट करेंगे। तो सोशल मीडिया का तो ये कॉन्सेप्ट है। उसमें हमारे पास इस वक्त सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो मेटा है। मेटा के अंदर आपके पास फेसबुक आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, थ्रेड्स आ जाता है और व्हाट्सएप आ जाता है। ये 4 और 5वां उनका मैसेंजर जो है। ये कोई 5-6 टूल्स मेटा के अपने हैं। ठीक है। तो अब मेटा की जो एड्स मैनेज होती हैं, मेटा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि उसमें अब एक बंदा है, उसके फ़ोन में फेसबुक भी आपको मिलेगी, इंस्टाग्राम भी मिलेगी, और अगर वो जेनजी या मिलेनियल्स में से है तो उसके शायद फ़ोन में आपको सारी ऐप्स मिल जाएँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, व्हाट्सएप, मैसेंजर सब मिलेंगी। तो एक बंदा है, अब मेटा के पास उसका हर तरह से डेटा अवेलेबल है, उसकी क्या चॉइसेस हैं, वो क्या सर्च कर रहा है और वो क्या चाहता है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि यार मैंने तो ये बात का जिक्र किया था किसी से और मुझे तो फ़ोन खोला, मुझे ऐड नज़र आना शुरू हो गई। तो समझे कि वो मेटा आपसे बेहतर समझ रहा होता है, और वो समझ रहा होता है अपनी उन ऐप्स के थ्रू जो आपके फ़ोन के अंदर है। कोई एजेंट बैठा हुआ है। हाँ, समझ लें बस, ये मेटा एज एजेंट बैठा हुआ है आपके फ़ोन में। वो आपकी चॉइसेस को समझ रहा होता है, अंडरस्टैंड कर रहा होता है। तो हमारे लिए बीइंग अ मार्केटर इन प्लेटफॉर्म्स पे लोगों को टारगेट करना आसान हो जाता है। हम इंटरेस्ट बेस पे, लोगों की एक्टिविटी की बेस पे लोगों को टारगेट करते हैं। और अब तो मेटा इतना मैच्योर हो गया हुआ है कि मेटा का जो एआई एल्गोरिदम है वो खुद से अंडरस्टैंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट को एज अ मार्केटर, और कस्टमर की चॉइसेस को देखते हुए वो हमें हमारी ऐड उन लोगों को दिखाता है जिनको उसकी ज़रूरत होती है। अगर मैं इसको 2 चीज़ों में अगेन डिवाइड कर दूँ, एक इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट है, एक पेड कंटेंट है। ऑर्गेनिक कंटेंट ये है कि आप डेली अपना कुछ कंटेंट किसी स्पेसिफिक नीश में अपलोड करना स्टार्ट करते हैं, एंड विद पैसेज ऑफ टाइम आपको फॉलोअर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। उसकी सर्टेन स्ट्रैटेजीज़ भी हैं। शुरू में कुछ लोग फेक फॉलोअर्स भी लेते हैं, शुरू में कुछ लोग कोलैबोरेट भी करते हैं कि आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, मेरे काम है मैं आपके साथ कुछ वीडियोस कोलैबोरेट में करूँगा तो वो फॉलोअर्स मेरे भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसकी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ हैं ऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट अपलोड करते रहें डेली बेसिस पे। तो प्लेटफॉर्म भी आपको सीरियस लेना शुरू कर देता है और आप ऑर्गेनिकली रैंक करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको ऑर्गेनिक फॉलोअर्स मिलना शुरू हो जाते हैं, आप उसकी बेस पे भी अपना बिज़नेस चला सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं। हमने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने पहले ऑर्गेनिकली अपने आप को डेवलप किया फ़नी कंटेंट के थ्रू, बाद में अपने ब्रांड लॉन्च कर दिए। अब एक बंदे के फॉलोअर्स ही 3 मिलियन है, 4 मिलियन है, और वो जब ब्रांड लॉन्च करेगा उसका ब्रांड लॉन्च और एक वो बंदा जिसको कोई नहीं जानता उसका ब्रांड लॉन्चिंग में बहुत बड़ा फ़र्क होगा। फिर आ जाती है पेड मार्केटिंग। मेरे जैसे लोग जो सोशल मीडिया पे उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते ऑर्गेनिक कंटेंट के सेंस में, वो लोग पेड मार्केटिंग का सहारा लेते हैं और वो मेटा को पे करते हैं ताकि उनकी प्रोडक्ट्स उनकी रिलेटेड ऑडियंस तक पहुंच सके। उसमें हमारे पास मेटा का एक अपना बिज़नेस मैनेजर है। उस बिज़नेस मैनेजर को समझना, उसके एल्गोरिदम को समझना, उसकी ऑप्शंस को समझना और उस पे किस तरह से ऐड रन करनी है, और फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उस डेटा को कैसे स्टोर करना है। मेरी ऐड अगर 1 लाख बंदे ने देखी, उसमें से कितने लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, और जिन लोगों ने इंटरेस्ट शो किया उसी तरह के फर्दर लोगों को मेरी ऐड नज़र आए, और फिर जिन लोगों ने बाइंग कर ली मैं उनको रीटारगेटिंग कर सकूं। उस सारे डाटा को स्टोर करना, ये सारी की सारी सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाती है, और ये किसी एक प्लेटफॉर्म पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये सेम एल्गोरिदम थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ हर प्लेटफॉर्म पे है। अगर जो मेजर प्लेटफॉर्म बताए जाएँ तो सबसे बड़ा तो हो गया मेटा आपके पास इस वक्त। उसके बाद सोशल मीडिया में पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में भी ओवरऑल भी, लेकिन पाकिस्तान में बहुत स्पेसिफिकली टिकटॉक है। मेटा के बाद टिकटॉक पे इस वक्त सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट हमें मिलती है। हमें नज़र आता है कि प्रोडक्ट ज़्यादा सेल टिकटॉक के थ्रू हो रही हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है स्नैपचैट, फिर आपके पास अदर प्लेटफॉर्म है जिन पे बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि मार्केटर्स भी तवज्जो नहीं देते, और वहाँ पे हमें ऐड कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती है। वो आपके पास एक्स आ जाता है जो ट्विटर है, उसके अलावा आप लिंक्डइन आ जाता है, पिंटरेस्ट आ जाता है, और इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ कि थोड़ा मेटा के बारे में और हमें बताइए। मसलन मेरा एक सवाल आता है कि एक बिजनेसमैन है, उसने एक स्टार्टअप है, थोड़ा बजट है, उसके साथ आप आगे बढ़े हैं, तो शुरू में अगर आपसे ये पूछा जाए एज एन एक्सपर्ट
कि सोशल मीडिया किस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? अच्छा, मैं मेटा को ही सजेस्ट करता हूँ स्पेसिफिकली पाकिस्तान में। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में टिकटॉक का इस वक्त तक, जब तक मैं और आप बात कर रहे हैं, आज की डेट तक टिकटॉक का बिज़नेस मैनेजर या बिज़नेस अकाउंट टिकटॉक का पाकिस्तान में क्रिएट नहीं हो सकता। हमें बाहर के अकाउंट्स लेने पड़ते हैं, एजेंसी अकाउंट्स के थ्रू हमें पाकिस्तान में ऐड रन करनी पड़ती है। ये टिकटॉक की अपनी रिस्ट्रिक्शन है पाकिस्तान में, समझ ठीक में। है। कई ऑर्गेनिक कंटेंट तो यहाँ हर कोई बना सकता है, अकाउंट बना, लेकिन जो बिज़नेस अकाउंट है जिसे ऐड रन होनी है वो पाकिस्तान में बनाना, वो जहाँ से टारगेटिंग वगैरह करनी है, वो सारी चीज़ें आप पाकिस्तान में नहीं कर सकते। तो इस वजह से अगर कोई बिजनेसमैन स्टार्ट ले रहा है तो फिर मेटा उसके लिए द वे टू गो है। और मेटा में अगर आप स्टार्ट ले रहे हैं तो हम अगर किसी क्लाइंट के लिए भी काम कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स के लिए भी मेरा ये है कि अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं या अपने लिए काम कर रहे हैं, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लो। आप कम बजट, क्योंकि इसमें हमने पर डे बजट के हिसाब से चलना होता है। अगर आपका पर डे का बजट क्लाइंट का 10,000 रुपीज़ भी है तो आपने उसके 10,000 रुपीज़ को लगा नहीं देना, आपने उसको चंक्स में डिवाइड करना है। 2,000 रुपीज़ का बजट उठाएं, 1 वीक की टेस्टिंग करें, 2,000 3,000 पर डे पे टेस्टिंग करके देखें कि आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि जो आपका एड्स है उसकी एक बैकबोन है, वो है आपका क्रिएटिव। क्रिएटिव बोलते हैं आपका जो आपकी ऐड होती है, जो आपकी प्रमोशनल वीडियो है या प्रमोशनल इमेज है, वो कितना अच्छा बना है, वो कितना इंगेजिंग है, उसकी हुक कितनी अच्छी है कि एक बंदा स्क्रॉल कर रहा है, वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आया है मेटा पे, वो स्क्रॉल करता करता रुके, आपकी ऐड को सुने और फिर आपसे बाय करने का इंटेंट भी शो करे। ये सब चीज़ें एक मार्केटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बैठ के सोचना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है कि और ब्रांड्स क्या काम कर रहे हैं, हुक कैसी बना रहे हैं, हुक को, क्योंकि हम बीइंग अ मार्केटर, हम तो आप अगर कहें तो हम तो 12-12 घंटे हुक सोचते रहते हैं। हम चलते फिरते हुक सोच रहे होते हैं कि यार ये अगर मेरा ब्रांड है, इसकी ये प्रोडक्ट है, इसकी हुक क्या होनी चाहिए, बात को स्टार्ट कहाँ से किया जाए। हुक अप टैगलाइन कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जिस पॉइंट पे मैंने बात स्टार्ट करनी है, पहली 5 खत्म सेकंड करनी है या शुरू करनी करनी है। अच्छा, पहले शुरू 5 सेकंड जिसमें कस्टमर रुके, मेरी वीडियो को देखें। आप फॉर एग्जांपल, मैं अगर इसकी एग्जांपल दूं तो मैं अगर परफ्यूम इंडस्ट्री की एग्जांपल दूं तो आपने अक्सर ऐसी ऐड देखी होंगी कि अगर हम उसको ब्रेनस्टॉर्म करें तो हम ये सोचते हैं कि यार हमारी ऑडियंस को क्या चाहिए, हमारी ऑडियंस को चाहिए ये ज़्यादा लास्टिंग वाला परफ्यूम। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लास्टिंग हो। तो बात को स्टार्ट यहाँ से किया जाए, कोई अस्सलाम वालेकुम नहीं, कोई प्रोडक्ट की बात नहीं, स्टार्ट यहाँ किया जाए, ये ऐसी खुशबू है, ये ऐसा परफ्यूम है जो आपको 10 से 12 घंटे की लास्टिंग देगा। हुक से स्टार्ट की ये बात। मैं सोचा, मैंने अटेंशन कैचर आप कह रहे हैं। एग्जैक्टली उसकी अटेंशन को ग्रैब किया मैंने, ये सोचा, उसकी बेस पे आपने क्रिएटिव डिज़ाइन किया। तो अगर मैं कहूँ ना 50-60% या 70% गेम भी आपके क्रिएटिव पे डिपेंड करती है। बहुत बहुत अच्छे क्रिएटिव होते हैं, लेकिन ऑडियंस ने अगर रिजेक्ट कर दिया, ऑडियंस ने स्क्रॉल अप कर दिया, तो मेटा आपके वो क्रिएटिव फ्लॉप कर देगा, आपका बजट सिर्फ ज़ाया होगा, आपको कोई सेल नहीं आएगी। तो पहले तो इस चीज़ पे आपने फोकस करना कि आपके क्रिएटिव किस तरह के बनेंगे। फिर क्रिएटिव की मल्टीपल टाइप्स होती हैं। हम अवेयरनेस के लिए कुछ और तरह के क्रिएटिव बनाते हैं, हम सेल्स के लिए कुछ और तरह के क्रिएटिव बनाते हैं। ये क्रिएटिव बनते हैं, उसकी बेस पे फिर हम एड्स चलाते हैं। और कि न्यू, अगर जो आपने बात की थी कि न्यू बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको हमेशा ये हम एडवाइस करते हैं कम से कम 7 से 15 दिन, 2 वीक्स, 1 वीक टू 2 वीक का आप टाइम रखें जिसमें हमने सिर्फ टेस्टिंग करनी है। क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, क्लाइंट को क्लैरिटी दें कि ये टेस्टिंग बजट है, क्योंकि आपका जो डेटा है उसको हम बोलते हैं पिक्सल कोड। आपका सोशल मीडिया आपकी वेबसाइट से एक पिक्सल कोड से जुड़ा हुआ है। वो जो स्ट्रिंग है उसको हम पिक्सल कोड बोलते हैं, वो पिक्सल कोड है। वो पिक्सल कोड डेटा स्टोर कर रहे हैं। अगर आपका नया बिजनेस है, आपके पास ज़ीरो डाटा है, तो वो जो डाटा मेटा ने ग्रैब करना है आपकी वीडियोस के थ्रू, वो स्टोर करना है, उसके लिए आपको शुरू में टेस्टिंग बजट स्पेंड करना पड़ेगा मल्टीपल कैंपेन से। कुछ आप इमेज एड्स चलाएंगे, कुछ आप वीडियो एड्स चलाएंगे, कुछ आप इन्फ्लुएंसर्स के साथ एड्स चलाएंगे, कुछ आप ऑब्जेक्टिव चेंज करेंगे, कुछ अवेयरनेस पर्पस के लिए ऐड चलेंगी, कुछ ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए ऐड चलेंगी, कुछ सेल्स पर्पस के लिए ऐड चलेंगी, कुछ कन्वर्जन के लिए ऐड चलेंगी। तो वो मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको हम टेस्ट करते हैं। देन फिर हम डिसाइड करते हैं कि ज़्यादा ऑडियंस की जो अटेंशन है वो हमारी किस कैंपेन पर आ रही है, और उसकी बेस पे फिर हम फर्दर अपना बजट एक्सपैंड करते रहते हैं। अच्छा, फेसबुक और इंस्टा, इन दोनों में से आप ज़्यादा किसको रिकमेंड करते हैं? इसमें देखें, हम तो जब भी ऐड रन करते हैं हमारी कोशिश ये होती है कि दोनों प्लेटफॉर्म को टारगेट किया जाए, क्योंकि ऑडियंस मोर और लेस सिमिलर होती है। लेकिन अगेन प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप फंकी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो यंगस्टर जेन ज़ी ज़्यादा इंस्टा यूज़र्स हैं, वो मेटा को
फेसबुक को उतनी तवज्जो नहीं देते। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई टी शर्ट सेल कर रहा हूँ, मैं कोई फंकी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, कोई जेनजी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, कोई टम्बलर सेल कर रहा हूँ, कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ जिसमें यंग जनरेशन का ज़्यादा अमल दखल है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंस्टा को ज़्यादा टारगेट करूँ, मैं स्नैपचैट को ज़्यादा टारगेट करूँ, मैं मेटा को उतना टारगेट नहीं करूँ। हाँ, अगर मैं बुक सेल कर रहा हूँ तो फिर शायद मैं मेटा को टारगेट करूँ। नहीं, बुक्स तो देखें वो भी इंस्टा पे सेल हो सकती बिल्कुल हो सकती है। मैं तो मेजोरिटी की एक वो उस पर मेजोरिटी में बात कर रहा हूँ। यूथ को टारगेट करें तो इंस्टा पे भी हाँ, वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं इंस्टा। मेटा को एज अ होल आप बता रहे हैं, इसमें एफपी और इंस्टा जो हैं और व्हाट्सएप भी आपने कहा, इनकी टेक्निकलिटीज़ सेम हैं या उसमें फ़र्क है? आप टेक्निकलिटी इन सेंस आप बैकएंड की मैं कह रहा हूँ कि एल्गोरिदम को एक थोड़ा समझने की मैं बात कर रहा हूँ। वो सेम है, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म से आप हैंडल कर रहे होते हैं। आपके पास एक ही डैशबोर्ड है, ऑडियंस टारगेटिंग आप एक तरह से ही कर रहे हैं, आप अपना ऑब्जेक्टिव एक ही डिसाइड कर रहे हैं। एंड पे जाके जहाँ पे प्लेसमेंट की ऑप्शन आती है वहाँ पे आपने सेलेक्ट करना होता है कि आपने फेसबुक पे ऐड दिखानी है, आपने मैसेंजर पे ऐड दिखानी है, आपने इंस्टा पे ऐड दिखानी है, आपने व्हाट्सएप पे ऐड दिखानी, वो आपने एंड पे सेलेक्ट करना होता है। अदरवाइज़ पीछे सारा एल्गोरिदम सेम है, पीछे सारी टेक्निक सेम। अच्छा, अब ये जो हमारा एफपी है, इसके अंदर कंटेंट की अब बहुत टाइप्स हो गई हैं, तो कुछ रील्स या शॉर्ट्स हैं, कुछ स्टोरीज़ हैं, कुछ पोस्ट्स हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? अच्छा, इसमें आपके पास जो है वो लॉन्ग वीडियोस आ जाती हैं जो हमारी पहले से चलती आ रही हैं, पहले दिन से मेटा पे चल रही हैं। उसके अलावा इमेजेस आ जाती हैं जिसमें हम अपनी मीम्स आजकल बहुत शेयर करते हैं, वो आ जाती हैं। उसके अलावा आपकी स्टोरीज़ हैं कि आप अपनी 24 आवर्स के लिए अपनी स्टोरी एक अपडेट करते हैं और लोगों को, आपके फॉलोअर्स को। स्टोरी में क्या कुछ हमने कहना होता है या लिखना होता है? वो आपकी मर्जी है। वो टेक्स्ट में भी जा सकता है कंटेंट, अच्छा, वो वीडियो में भी जा सकता है, वो आपके पिक्चर में भी जा सकता है। तो वो एक समझे कि आपकी जो स्टोरी अपलोड हुई है वो 24 आवर्स के लिए अपलोड हुई है, वो आपके जो फ्रेंड्स हैं या फॉलोअर्स हैं सिर्फ वही उस स्टोरी को देख ऐसे जैसे व्हाट्सएप पे हम वो स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, स्टोरी वही चीज़ है सेम 24 घंटे के लिए हम लगाते हैं, मल्टीपल भी लगा सकते हैं, स्टोरीज एंड स्टेटस इस तरह हम लगाते हैं। लेकिन जो ज़्यादा इंगेजमेंट है और हम ऐड के लिए भी जो ज़्यादा टारगेट करते हैं वो रील्स करते हैं, क्योंकि एक बंदा बैठा अगर रील्स को स्क्रॉल अप कर रहा है, वो शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट है रील। आप लेस देन 1 मिनट के कंटेंट्स होते हैं, मोस्टली 30 सेकंड का 35 सेकंड का कंटेंट होता है। उसमें होता है ये कि टेंशन ग्रैबिंग एक बंदे की कैप्चर हो चुकी होती है, वो 30 सेकंड 35 सेकंड में चीज़ को जज कर रहा होता है और वो स्क्रॉल अप कर रहा होता है। उसमें ही हम शॉर्ट एड्स चलाते हैं ताकि वो जब स्क्रॉल अप कर रहा है वहीं पे कहीं हमारी ऐड नजर आए, वो रुके सोचे देखे। तो बड़ा नशे वाली चीज़ है, अंगूठे से आप ऐसे करते जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं छोटे छोटे बच्चों को भी देखता हूँ। एक रोज़ मैंने अपने भतीजे को देखा तो वो बड़े मज़े से हंस रहा है और अंगूठा चला रहा है मोबाइल के ऊपर। मुझको नहीं मालूम था कि ये क्या कर रहा है, तो मैं पीछे से आके थोड़ा उसको देखा तो वो यही इस तरह की वीडियोस हैं जिसमें वो हंसता भी जा रहा है, मुस्कुराता जा रहा है और वो कुछ देख रहा है। अच्छा, इसको रील्स इस तरह की चीज़ होती है। ये रील्स क्रिएट होती हैं या बड़े कंटेंट में से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है? दोनों काम हो सकते हैं। आप तो ऐसे AI सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड की और हमारी कोई 30 मिनट्स की पॉडकास्ट थी, तो आप वो AI सॉफ्टवेयर उसको देंगे, वो खुद से जज करके इसके छोटे छोटे चंक्स निकाल लेगा 30 सेकंड्स के, आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। नॉर्मली ये होता है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं जो बना रहे हैं उस पर कॉन्टेंट, वो नॉर्मली बनाती 30 सेकंड का, 35 सेकंड का, 40 सेकंड का कंटेंट है। वो भी ज़रा एक पूरी साइंस होती है। अच्छा, हम अपनी गुफ्तगू को दोबारा कमर्शियल एंगल में लेकर आते हैं। मेटा के अलावा आपने टिकटॉक का बताया। टिकटॉक तो मुझे लगता है फ़न के लिए है, वहाँ बिज़नेस कहाँ से आ गया? आप ये सुन के शायद हैरान हो जाएं कि अगर मैं पाकिस्तान में इस वक्त बात करूं, मैंने बहुत से ब्रांड्स को टेस्ट किया, टिकटॉक के ऊपर सेल्स ज़्यादा आ रही है। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान, क्योंकि ऑफिशियली पाकिस्तान में टिकटॉक पे एड्स रन नहीं कर सकते आप, तो पाकिस्तान में बैठ के, तो उसके लिए आपको एजेंसी अकाउंट रिक्वायर्ड होता है। वो कोई ये नहीं कि कोई 2 नंबर चीज़ है, वो खुद टिकटॉक ने पॉलिसी बनाई है कि अगर आपके पास एजेंसी अकाउंट होगा तो फिर आप ऐड रन कर सकते हैं। एजेंसी अकाउंट का एक सर्टन क्राइटेरिया है कि अगर किसी अकाउंट के ऐड अकाउंट के ऊपर पूरी दुनिया में $50,000 की स्पेंडिंग की है आपने, फिर आपको एजेंसी अकाउंट मिलेगा और उस एजेंसी अकाउंट से आप पाकिस्तान को टारगेट कर सकते हो। तो उसके रीसेलर अकाउंट मिलते हैं पाकिस्तान में, मिलते पाकिस्तान में नहीं है, वो होते बाहर के हैं। हमारे पास भी मल्टीपल अकाउंट्स हैं, हमारे पास फिलीपीन से है, चाइना से, हम बाहर से US से, हमारे पास मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं जिनको हम लेके उन एजेंसीज के साथ बेसिकली हमारा समझ कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक। तो उन कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे हम वो अकाउंट्स को पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं। तो एक तो बहुत से ब्रांड्स के पास वो एक्सेस नहीं है। मैं बड़े ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ। रिसेंटली मैं नाम नहीं लूँगा, एक बड़े ब्रांड, क्लोथिंग ब्रांड के साथ मेरी हुई बातचीत,
उनके मार्केटिंग मैनेजर बस शॉक कि अच्छा ये किया जा सकता है, मतलब वो उनको इस चीज़ का भी नॉलेज नहीं था। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि टिकटॉक के ऊपर ब्रांड्स नहीं आए हुए, टिकटॉक के ऊपर उस तरह से मार्केटिंग लोग नहीं कर रहे, तो टिकटॉक पे एक बड़ा गैप अवेलेबल है। मेटा पे वो कंपटीशन बहुत हाई है, टिकटॉक पे उतना हाई नहीं है। टिकटॉक पे अगर आपका कंटेंट काम करना चल जाए और कंटेंट पे आप काम करना स्टार्ट कर दें और आप अपनी एड्स लाना शुरू कर दें, तो वहाँ बड़ी ऑडियंस है। जितने आप, क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम पॉपुलेशन को डिवाइड करें तो आपके पास अर्बन सिटीज़ हैं और उसके बाद एक मेजर चंक है जो ऑड एरियाज़ का है, जो आपके पास रूरल सिटीज़ हैं, गाँव देहात वगैरह हैं, वहाँ ज़्यादा टिकटॉक यूज़ हो रहा है, वहाँ इंस्टा और फेसबुक नहीं यूज़ हो रहा। तो वो एक बड़ी ऑडियंस है जिनके पास प्रोडक्ट की रीच भी नहीं है। हम तो आप मैं उठेंगे जाएंगे प्रोडक्ट मार्केट से भी बाय करके आ जाएंगे, उनके पास बहुत सी ऐसी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं, डेकोरेशन की आइटम्स है जो उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो ऑनलाइन टिकटॉक पे अगर वो ऐड देखते हैं तो वो लाजमी ऑर्डर करते हैं। कन्वर्जन रेट आपका ज़्यादा है टिकटॉक के ऊपर, ऑडियंस की इंगेजमेंट ज़्यादा है टिकटॉक के ऊपर, एंड अगेन कंपटीशन कंपैरेटिवली कम है। रूरल मार्केट अगर आप कह रहे हैं तो वहाँ टिकटॉक, हाँ मुझे भी ये तासुर आता था कि टिकटॉक जो है इस पे रूरल एरिया ज़्यादा कवर हो रहे हैं, तो आपने बहुत अच्छा उसको बताया। इसका मतलब है अगर हम ऐसी रूरल एरियाज़ को टारगेट करना चाहते हैं तो टिकटॉक इज़ द राइट प्लेटफॉर्म। मेटा जो है वो तो चलें डाइवर्स है, वैसे भी सेलिब्रिटीज़ हैं या ब्रांड्स हैं, इनका मैंने इंस्टा के साथ इनके यहाँ बहुत सुना है, लेकिन टिकटॉक का इतना नहीं सुना। तो आपने भी वाज़ह कर दिया, उसकी वजह भी एक मुश्किल भी है, लीगल फॉर्म या लेजिटिमेट वे से टिकटॉक पे ऐड रन करना भी एक मुश्किल है। और इसमें गवर्नमेंट कोई रोल प्ले कर सकती है इसको ईज़ आउट करने में? गवर्नमेंट बिल्कुल रोल प्ले कर सकती है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। ऑब्वियसली गवर्नमेंट अगर किसी प्लेटफॉर्म को रीच आउट करेगी तो मेरा नहीं ख्याल से कि वो प्लेटफॉर्म जो है वो कोई हेजिटेट होगा। अगर गवर्नमेंट दिखाएगी कि भाई इतनी ऑडियंस है आपकी, ऑलरेडी एजेंसीज़ के थ्रू इतने की स्पेंडिंग हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी जो पाकिस्तान में स्पेंडिंग हो रही है, मैं अगर किसी इंडिविजुअल ब्रांड की भी बात करूँ तो एक ब्रांड महीने का 1-2 मिलियन PKR में आराम से स्पेंड कर रहा है टिकटॉक के ऊपर, इससे ज़्यादा स्पेंड कर रहा है एक नॉर्मल ब्रांड। तो गवर्नमेंट बिल्कुल रीच आउट कर सकती है, और अगर गवर्नमेंट इन स्टैट्स के साथ रीच आउट करेगी तो मेरा नहीं ख्याल से कि वो उनको कोई एतराज़ हो सकता है। एक्स को हमने देखा, मैं एक्स जो कि फॉर्मली ट्विटर था उसका बहुत पुराना यूज़र हूँ, कोई 15-16 साल पहले से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो एक्स एकदम पिछले 2-1 साल में जो है, जब से इनको एलॉन मस्क ने टेक ओवर किया है, एक्स बहुत कमर्शियल उसकी आउटलुक हो गई है, कमर्शियल हो गया है। एड्स बहुत, पहले एक्स या ट्विटर पे होता था कि जिनको हमने फॉलो किया हुआ है, जिन्होंने हमें फॉलो किया हुआ है, हम उन्हीं का कंटेंट देखते थे। अब तो बहुत पेड कंटेंट भी मेरे सामने आता है, बल्कि बाज़ का तो उसको रिमूव करना पड़ता है, आप नहीं देखना चाहते किसी शख्स को या किसी कंटेंट को या किसी ओरिजिन के कंटेंट को। तो एक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक्स का यूज़ एंड बिजनेस एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, थोड़ा उसके बारे में बताएं। एक्स का जो है वो जो बिजनेस मैनेजर है वो उसी तरह से काम करता है, एल्गोरिदम मोर और लेस वही हैं, उसी तरह से टारगेटिंग हो रहा है, AI एल्गोरिदम है, ऑडियंस को उसी तरह से आप टारगेटिंग करते हैं, उसी तरह से जिस तरह मेटा पे हो रहा है उसी तरह से आप जो है ना अपनी ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं। लेकिन एक्स की जहाँ तक मैं बात करूँ और मैं पाकिस्तान मार्केट की बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर एक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको जो ऑडियंस आपको टिकटॉक और इंस्टा पे या मेटा पे मिल सकती है ना, वो ट्विटर पे उस तरह से नहीं मिलती। तो बहुत, क्योंकि बहुत कम एक लोग हैं जो अभी भी मतलब अगर मैं कहूँ कि किसी जेनजी के 100 बच्चे ले लिए जाएँ जो जनरेशन जी है हमारी उसके या मिलेनियल्स में भी, तो उनमें से शायद 10 या 15 के फ़ोन में ट्विटर या एक्स इंस्टॉल होगा, बाकी शायद हो भी तो वो ओपन ना करते हो। उससे होता क्या, बीइंग अ मार्केटर ऐड कॉस्ट ऊपर चली जाती है। आप इसको अगर बिगर पर्सपेक्टिव में देखें कि मेटा पे मैं अपनी ऐड, मेरी अगर 1 लाख ऑडियंस को दिखा रहा है मेटा 2000 रुपये में, तो वो 1 लाख में से हो सकता है मुझे 4-5 सेल्स मिल जाएँ, तो मेरी ऐड कॉस्ट चलेगी 400-500 रुपये पे। ट्विटर पे ये है कि 2000 स्पेंड हो रहा है तो शायद वो 20,000 लोगों को ऐड दिखा रहा है, 25,000, क्योंकि रिलेटेड ऑडियंस ही उतनी बन रही है, तो उस वजह से हमारी ऐड कॉस्ट ऊपर चली जाती है। तो बीइंग अ मार्केटर, बीइंग अ बिजनेसमैन, मैं तो अपनी ऐड कॉस्ट को देखूंगा। एक्स वैसे भी जो है वो पॉलिटिकल, उसमें ऑडियंस ज़्यादा है, गवर्नमेंट ऑडियंस ज़्यादा है, उसमें हमें ममालिक के सरबराहान उसमें मिलते हैं, उसमें पॉलिटिशियंस हमें मिलते हैं, उसमें मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमें वहाँ मिलते हैं।
तो मुझे लगता है कि एक ख़ास तरह की ऑडियंस है। हाँ जी, और ज़्यादातर आप सर्विस के लिए टारगेट कर सकते हैं। आप लीगल की सर्विसेज सेल कर रहे हैं, आप कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं। पॉलिटिकल मार्केटिंग के हाँ, लिए लोग एग्जैक्टली उसको बहुत इस्तेमाल करते एग्जैक्टली हैं, गवर्नमेंट अपने पैगामात के लिए उसको बहुत ऑथेंटिक समझा जाता एग्जैक्ट है। अच्छा, लिंक्डइन भी एक सोशल प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। मैं उसका यूज़र हूँ, बहुत हैवी यूज़र नहीं हूँ उसका, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, उसका क्या सोशल मीडिया मार्केटिंग के एंगल से और बिजनेस के एंगल से? लिंक्डइन के ऊपर रीच, ऑर्गेनिक रीच बहुत अच्छी है। अगर ऑर्गेनिक रीच में मैं अगर बताऊं तो टिकटॉक के बाद ऑर्गेनिक कंटेंट में मेटा पे अगर मैं कहता हूँ दिन की 10 रील्स भी अपलोड करें तो शायद आपको उतनी रीच ना मिले जितनी टिकटॉक में मिलती है। और अगेन प्रोफेशनल कंटेंट या आपको स्किल से रिलेटेड कंटेंट अगर लिंक्डइन पे शेयर कर रहे हैं तो लिंक्डइन पे बहुत अच्छी रीच मिलती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उससे फ़ायदा ये हो सकता है कि आप अपने आप को ऑर्गेनिकली बड़ा अच्छा बिल्ड कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर। अगर आप कोई सर्विस सेल करना चाह रहे हैं, अपनी लीगल कंसल्टेंसी देना चाह रहे हैं, या एकेडमिक्स में भी आप अपनी कोई चीज़, कोई राय शेयर करना चाहते हैं और इन फ्यूचर आप उसको कैश करवाना चाह रहे हैं या कंसल्टेंसी अपनी सेल करना चाह रहे हैं, तो ऑर्गेनिक वे में बहुत अच्छा है लिंक्डइन। अगेन जो पेड मार्केटिंग है लिंक्डइन पे हमने की है बहुत, और उस पर हमें जो एक आइडिया मिलता है वो यही मिलता है जो ट्विटर में मेरा ख्याल है, जो मेरा पर्सपेक्टिव है ट्विटर के लिए वो यही है कि लिंक्डइन के ऊपर भी आपकी जो ऐड कॉस्ट है वो बहुत इंक्रीज़ कर जाती है। लिंक्डइन पे अगेन आप मैसेज के लिए नहीं है ना, मैसेज के लिए नहीं है, आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत नैरो हो जाती है। आपने बहुत स्पेसिफिक, अगेन आपने लीगल कंसल्टेंसी की सर्विस सेल करनी है, आपने मेडिकल कंसल्टेंसी की सर्विस सेल करनी है, आपने एकेडमिक कंसल्टेंसी की सर्विस सेल करनी है, या एकेडमिक रिसर्च से रिलेटेड कोई कंसल्टेंसी की सर्विस सेल करनी है। हमने ये सेल करके देखी हुई है असल में, तो इस पर आपको अच्छा रिस्पॉन्स किसी हद तक मिल जाता है। या सम टाइम कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो बेसिकली जॉब प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अपने आप को प्रमोट करवाते हैं लिंक्डइन के ऊपर, उनको अच्छी रीच मिल जाती है। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि मैं टी शर्ट बेचूंगा लिंक्डइन पर, उस पर बड़ा अच्छा रिस्पांस आएगा, तो मेरा नहीं ख्याल से उस पर अच्छा रिस्पांस आएगा। बिल्कुल ठीक है। मुझे आपकी इस गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स बहुत सेगमेंट स्पेसिफिक हैं और उनको उसी स्पेशलाइज्ड पर्पस के लिए यूज़ करें या उस डोमेन के बिजनेसेस में जाएं तो वो अच्छा है। मैं यहाँ पे एक बात बस ऐड करता चलूँ कि एक सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का बेसिक, जो मैं कहता हूँ ना कि उनका जो बेसिक प्रिंसिपल है या बेसिक उनकी जो उनको चाहिए कि जब भी कोई ब्रांड एक प्रोडक्ट लेकर आता है वो पहले ये रिसर्च करे एजेंसी, या अगर आप सोलो फ्रीलांसर के तौर पे भी काम करें, कि ये इस ब्रांड की ऑडियंस कहाँ पे है। आप अच्छे सोशल मीडिया मार्केटर तब नहीं बनते कि जब आपको ये पता लग जाए कि ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कॉपी पेस्ट कैसे करना है, ओपन कैसे करना है, फ़ोन कौन से पॉइंट्स को चेक करना है। ये नहीं है सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपका जो मार्केटिंग माइंडसेट है वो इस लेवल पे काम कर रहा हो, आपकी रिसर्च इतनी अच्छी हो कि आपको ये पता हो कि यार ये मेरे पास जो बंदा प्रोडक्ट अपनी लेकर आया है प्रमोट करवाने के लिए, इसकी रिलेटेड ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई है, तो वो उसका पता होना बहुत बड़ी बात होती है। और अगेन उसको उस तरह से आप टारगेट कर लें। एक बेसिकली अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग फ्रीलांसर हैं या आपकी एजेंसी है, तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जिस पर आपने गौर करना है। अच्छा, आपने एकदम अपनी सारी गुफ्तगू में यूट्यूब का जिक्र नहीं किया। वो मुझे तो लगता है कि वो भी बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला प्लेटफॉर्म है, और मैं उसमें भी अब तो इतनी एड्स की भरमार है। हम जिन्होंने प्रीमियम नहीं लिया हुआ यूट्यूब का, उनको तो आधा वक्त एड्स बर्दाश्त करने में, स्किप करने में गुजर जाता है। तो यूट्यूब का कोई थोड़ा बताएं, उसका क्या रोल है एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग? अच्छा, यूट्यूब जो है ना बेसिकली सर्च इंजन मार्केटिंग का पार्ट है, जो मैंने पहले डिस्कस किया था। सर्च इंजन मार्केटिंग में दो चीज़ें आती हैं ना, वो क्योंकि उसका जो डैशबोर्ड है जहाँ से उसने ऑपरेट होना है वो गूगल का जो एड्स मैनेजर है वही है। वहाँ से अगर आप सर्च एड्स चलाएँगे तो वो आपकी, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, उस गूगल के फर्स्ट पेज पे जो आपने एड्स आने वो आ जाएगी। वहाँ से अगर आप वीडियो एड्स पे जाएंगे तो वो आपकी बेसिकली यूट्यूब एड्स आ जाएंगी। यूट्यूब एड्स का बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान की ऑडियंस के हिसाब से वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं। और यूट्यूब एड्स को आपको टारगेट करना भी वो थोड़ा सा टेक्निकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। उसमें आपको बहुत से लेवल पे बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसमें आपको इमेज एड्स की तरफ भी जाना पड़ता है, लेकिन वो यूट्यूब पे नहीं, वो अदर प्लेटफॉर्म पे चल रही होती हैं, किसी की वेबसाइट है उस पर चल रही होती हैं। लेकिन जो यूट्यूब पर स्पेसिफिक चलाते हैं उसके अंदर फिर आपके पास दो ऑप्शन अगेन आ जाती हैं आज के डेट में। एक तो आपने रील्स की फॉर्मेट में, क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट्स आ चुकी हैं, रील्स की फॉर्मेट में आपने ऐड चलानी है तो वो 16:9 की रेशो, वो 9:16 की रेशो पर आ जाएगा। अगर आपने वीडियो के अंदर अपनी ऐड चलानी है तो अगेन आपकी ऐड की हुक कितनी अच्छी हो, क्योंकि आपने देखा है कि
4 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड मिलते हैं आपको ऐड स्किप करने के लिए, तो वो उस बंदे को 10 सेकंड तो आपको सुनना है, आप सुनेंगे उसकी ऐड को। तो आपने ऐसी हुक से स्टार्ट करना है कि अगर आप वीडियो के अंदर ऐड चला रहे हैं तो वो बस आपने ऐड फॉर्मेट ऐसा रखना है कि वो 16:9 की रेशो पे आपकी वीडियो रिकॉर्ड हुई हो और उसको आप ऐड के अंदर यूज़ करें। तो वो अगेन हुक से स्टार्ट करें, अच्छी हुक होगी आपकी, और अगेन जो आपकी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी है यूट्यूब पे वो अच्छी होगी, अलाइन होगी, तो वो आपको वहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और बहुत से ब्रांड्स हैं जिनके लिए हमने काम किया और वाकई अच्छे रिजल्ट्स आते हैं यूट्यूब। अच्छा, ये अभी आपने एक प्लेटफॉर्म का मेटा में जिक्र किया था, थ्रेड के बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, थ्रेड के बारे में अभी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी को भी इतनी ख़ास नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि थ्रेड उन्होंने रिसेंटली एक ट्विटर के कंपेटिटर में जो एक्स है उसके एक कंपटीशन में मेटा ने नाम से भी लग रहा था अपनी एक प्रोडक्ट निकाली है, और वो अभी उस पर बहुत ज़्यादा ऑडियंस नहीं है। वो वही ऑडियंस है जो तकरीबन इंस्टाग्राम और मेटा फेसबुक वाली ऑडियंस है, और उस पर अभी उस तरह से अगेन हमें ऐड रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं मिलते जितने हमें इंस्टा पे मिलते हैं। तो वो अभी समझने इवॉल्व हो रहा है, और मे बी जैसे गूगल की बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स निकली जो बाद में बंद कर दी गई, तो वो ये भी एक ख़तर है, इन डिस्कशन है ये चीज़ के शायद थ्रेड्स भी कुछ अरसे बाद, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट है मेटा का कि हम ट्विटर को कंपटीशन दे सकें। मेटा और गूगल एक नहीं है। मेटा अलग है, गूगल अलग है, एक्स वाले जो ट्विटर है ट्विटर वो एक्स जो है वो अलग है, लिंक्डइन अलग है, इनकी ऑनरशिप्स अलग है। एग्जैक्टली, ऑनरशिप्स अलग। ठीक है, दुरुस्त हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि आपसे एक दो सवाल इस हवाले से पूछूं। हमारे यहाँ कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं, ये गलत फहमियाँ हैं यूट्यूब को सामने रखते हुए, फेसबुक को भी सामने रखते हुए। लोग शायद कहते हैं, बहुत सारे लोग आपको बैठे नज़र आते हैं जो बता रहे हैं कि जी मैंने यहाँ यूट्यूब पे वीडियोस बनानी शुरू की थी, मैंने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया था, तो मैं तो बिलियनियर बन गया हूँ, मैं फेसबुक पे, ऐसे बहुत लोग आते हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अच्छा, इसमें ये है कि यूट्यूब पे तो नो डाउट यूट्यूब पे करता है, अब तो मेटा भी आपको पे करता है आपके कंटेंट के अगेंस्ट। उसमें होता ये है कि यूट्यूब पे जो एड्स चल रही हैं, अब मैं इसको ज़रा इस तरह समझा रहा हूँ कि यूट्यूब एक मिडलमैन है, मैं मार्केटर हूँ, मैंने अपनी ऐड चलानी है यूट्यूब पे। यूट्यूब की अपनी वीडियोस तो नहीं है, वो तो हो सकता है रिजवान साहब आपकी वीडियो, आप एक फॉर एग्जांपल क्रिएटर हैं जो यूट्यूब पे क्रिएट करते हैं वीडियोस, आपका कंटेंट लेगा आपसे, मुझसे लेगा मेरे पैसे, और आपकी वीडियो के दरमियान में मेरी ऐड रन करेगा। जो मेरे से पैसे लिए हैं उसका एक चंक वो आपको भी देगा। इसको सिंपली इस तरह से अंडरस्टैंड कर ले कि मार्केटर्स से पैसे लेके, जो बंदा ऐड चला रहा है उससे पैसे लेके, वो क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर को भी पैसे दे रहा है यूट्यूब, और यूट्यूब अपना शेयर बढ़ा रख रहा है और उसको भी छोटा चंक दे रहा है। इसमें मल्टीपल कंट्रीज वाइज, ऑडियंस वाइज आपके पास रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान में वो यूट्यूब की कोई नीश, इसमें 2-3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक तो इंडस्ट्री, आपकी वीडियो किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। दूसरे नंबर पे जो ऑर्गेनिक वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं वो किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। दूसरे नंबर पे आपकी ऑडियंस कौन सी है, पाकिस्तान की ऑडियंस है, उर्दू बोलने वाली ऑडियंस है, उसकी बेस पे यूट्यूब आपको एक सर्टन पे करता है। फॉर एग्जांपल 1000 लोग, एक तो पहला क्राइटेरियन है कि आपके इतने वॉच टाइम होना चाहिए, वो मुझे अब कुछ स्पेसिफिक याद नहीं है, लेकिन सर्टन नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स 5000 या 10,000 फॉलोअर्स, और सर्टन वॉच आवर्स आपके कंप्लीट हो जाए, इतने लोगों ने आपका कंटेंट वॉच कर लिया, फिर आप मोनेटाइज़ कर सकते हैं। जब आप मोनेटाइज़ कर लेते हैं फिर आपको सर्टन नंबर ऑफ़ पीपल पे आपको पे करता है, फॉर एग्जांपल व्यूज़ पे करता है। फॉर एग्जांपल आपके 1000 व्यूज़ हैं एक वीडियो पे, तो 1000 व्यूज़ पे फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी ऑडियंस के मुताबिक आपको $1 पे करेगा। तो जिस तरह से आपकी वीडियोस पे वो बढ़ते जाएंगे तो उस हिसाब से आपकी अमाउंट बढ़ती जाएगी। और जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो गई है वो आप दुनिया से चले भी जाएँ तो वो चलती रहेगी वीडियो, लोग देखते रहेंगे, अगर वो रेलेवेंट रही वीडियो तो आपको बाद पैसे मिलते रहेंगे उस वीडियो के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया है, इसमें पेमेंट्स, रिसीट्स का क्या सिस्टम है? मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि अब हम अपना काफ़ी हेल्दी डिस्कशन आपने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर की है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी जो डिस्कशन है उसको हम ई कॉमर्स की तरफ मोड़ें, वो कि हम उसको अगले मॉड्यूल में टेकअप करेंगे, लेकिन थोड़ा मुझे इनका पेमेंट के बारे में मुख्तसर सा बताएं, फिर हम कंक्लूड करेंगे और फिर हम अपने अगले मॉड्यूल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, जो पेमेंट्स हैं उसमें ये है कि आपने बीइंग अ मार्केटर अगर आपने एड्स के लिए पे करना है
तो उसमें आपका पाकिस्तान का कोई भी लोकल बैंक अकाउंट का कार्ड आप अटैच कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेटा के ऊपर डायरेक्ट आप अपना HPL, फैसल बैंक, अल्फला कोई भी कार्ड अटैच कर लें। अब उसमें होता ये है कि उसमें ऑब्वियसली वो डॉलर्स के अगेंस्ट अमाउंट कट हो रही होती है, तो उसमें थोड़ा सा आपको एक तो जो आपकी डॉलर रेट का आपको नज़र आएगा कि एक्सचेंज रेट आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। दूसरे नंबर पे आपको गवर्नमेंट का टैक्स बहुत ज़्यादा है। अभी रिसेंटली कल परसों की न्यूज़ के मुताबिक तो 5% रिड्यूस किया है। रिसीट्स पे भी टैक्स है? रिसीट पे मतलब आप बाहर से पैसे आप डॉलर अर्न कर रहे हैं उस पे भी उस पर मैं ज़रा बाद में आता हूँ। पहले मैं इसको जो आप पे कर रहे हैं पहले मैं इस पे आप पे इसको आप पे टैक्स है जो चार्ज आप कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल आपने कार्ड अटैच किया, आपने अगर लाख रुपए की ऐड चलाई है तो तकरीबन कोई 20 से 25 हज़ार के दरमियान आपका टैक्स कट जाएगा इस पे। अच्छा, इतना गवर्नमेंट काट लेगी। एक्सचेंज रेट के बाद डिसएडवांटेज भी हो गया और उसके बाद टैक्स भी लगा दिया। अच्छा, अब रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जो मुझे परसों मिली, अभी मैंने अभी तक उसको देखा नहीं, वो है कि गवर्नमेंट ने मेटा के ऊपर 5% रिड्यूस कर दिया। मतलब आप अगर 25 कट रहा था पहले लाख के ऊपर तो अब 20 शायद कट जाए, या अगर 20 कट रहा तो 15 कट जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ऐसे वॉलेट्स हैं हमारे पास पाकिस्तान में जो आई डोंट नो कि उनका क्या प्रोसीजर है पीछे, लेकिन उन वॉलेट्स के अंदर आपके चार्जेस कम है, उनमें सिर्फ 8% कट है। जैसे सादा पे के नाम से एक वॉलेट है, उसका अगर कार्ड आप अटैच करते हो सिर्फ 8%, लाख के ऊपर 8,000। मैं उसको सादा पे पढ़ता हूँ। सादा पे है, नया पे है, इनके ऊपर 8% के करीब का टैक्स है। तो वो कुछ प्लेटफॉर्म वॉलेट्स के ऊपर वेरी कर रहा है टैक्स। तो ये टैक्स की सिचुएशन है जो आपके चार्ज होता है। इसके लिए फिर अगेन कुछ इस तरह भी किया होता है कि जो थोड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं उन्होंने अपने आउट ऑफ कंट्री अकाउंट्स ओपन करवाए हैं, US के अंदर, दुबई के अंदर, वो वहाँ के कार्ड से पेमेंट्स कर रहे होते हैं, फिर उनको टैक्स नहीं पड़ रहा होता। ये समझने सीक्रेट रिवील कर दिया मैंने फॉर द एंटरप्रेन्योर्स। ज़ाहिर है जितना ज़्यादा टैक्स आ गया है ये तो कमर तोड़ने वाली एग्जैक्टली, क्योंकि एक नॉर्मल से नॉर्मल एजेंसी भी अगर ऐड रन कर रही है तो वो 4-5 मिलियन बेसिक लेवल पे 5 मिलियन की पाकिस्तानी रुपीस में ऐड रन कर रही है अगर पर मंथ, तो 5 मिलियन का आप 20% आप खुद कैलकुलेट करें। सिंपल मैथ से तो ये सब बातें कॉस्ट में ऐड हो जाती है ना। आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ गई, बिल्कुल आप कंपेटिटिव कम हो जाएंगे, आपके लिए या तो कस्टमर पे बोझ शिफ्ट होगा, अगर वो आप शिफ्ट नहीं कर सकते तो आप इनकम्पेटिटिव हो जाएंगे, आपके मार्जिन्स जो है ना वो बहुत स्क्वीज हो जाएंगे, तो आप तो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही है। अगदस बहुत हेल्दी डिस्कशन हुई है हमारी डिजिटल मार्केटिंग पे, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इंसाइट्स दिए। इंशाल्लाह हम फिर इसके ऊपर आगे भी ई-कॉमर्स पे भी गुफ्तगू करेंगे। तो ख़वातीन व हज़रात, आपने, मुझे उम्मीद है कि ये एक लंबी डिस्कशन थी हमारे मेहमान के साथ, जिसमें हमने कोशिश की कि जो डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग है उसके पर्त जो हैं उनको खोलें, उनकी चीज़ें आपके सामने रखें। ख़ास तौर पे वो लोग जिनका बिज़नेस में इंटरेस्ट है, चाहे आपने बिज़नेस को एज़ आ कंज्यूमर बिज़नेस से आपका वास्ता है, एज़ एन एम्प्लॉई वास्ता है, एज़ एन एंटरप्रेन्योर आपका वास्ता है, तो आपको यानी जो डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग है उससे फ़रार मुमकिन नहीं है। आप उससे दूर रहकर गुजारा नहीं कर सकते हैं, ये हमारी गिवन इन्वायरमेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे मेहमान की जो बहुत ज़्यादा, जिसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में इंसाइटफुल डिस्कशन कहते हैं, बहुत सादा अंदाज में उन्होंने बहुत तफसील के साथ चीज़ें आपके सामने रखी हैं। मैंने भी आपके साथ साथ इनकी गुफ्तगू से बहुत सीखा है, इसलिए सीखा है और दरमियान में मैं तो ये अलामा का ये मिसरा कहने पर मजबूर हुआ कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। लगता है कि वो ज़माना आ गया है कि जवान जो हैं वो अब पीरों के उस्ताद हो गए हैं, कि ये जो नया मीडिया है, नई दुनिया है, नई टेक्निक्स हैं, नई स्ट्रेटजीज़ हैं, ये अब हमने यूथ से ही, यंगस्टर से ही सीखनी है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये गुफ्तगू बहुत मुफीद रही होगी। बहुत शुक्रिया।